हेलो डियर स्टूडेंट, मैं संतोष सर आस्था कोचिंग आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हिंदी माध्यम यूपी बोर्ड की कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के प्रथम पाठ ठोस अवस्था के बारे में हम आपसे बात करेंगे। क्लास 11th में कक्षा 11 में आपने द्रव्य की अवस्थाएं पढ़ी थी। द्रव्य की 3 अवस्थाएं आपने पढ़ा है, जानते हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। कक्षा 11 में आपने द्रव अवस्था और गैस अवस्था के बारे में पढ़ा हुआ था। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ठोस अवस्था के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि ठोस अवस्था है क्या चीज। हम बात करेंगे ठोस अवस्था की। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट कहते हैं ठोस अवस्था। ठोस है क्या चीज? सबसे पहले हम इस परिभाषा की बात करते हैं कि ठोस क्या है। कक्षा 11 में आपने पढ़ा हुआ है। ठोस क्या होता है? किसी भी द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। 2 चीजें निश्चित होती हैं। क्या चीज? आकार और आयतन। जैसे आपका टेबल है, बेंच है, बुक है, ये सब क्या है? जब तक इस पे कोई बाहरी बल न लगाया जाए इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ना ही इसका आयतन परिवर्तित होता है। अगर आज 1 घन मीटर आयतन है तो वो तब तक उसी तरह रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न लगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। आकार और आयतन निश्चित हो, उस अवस्था को हम क्या कहेंगे? ठोस अवस्था कहते हैं। ये तो सरल परिभाषा हो गई। इस परिभाषा को आप हमेशा याद रखेंगे। लेकिन जब हम आणविक स्तर पे बात करते हैं तो तुलनात्मक बात कर रहे हैं थोड़ा सा। द्रव्य की 3 अवस्थाएं आपने पढ़ी हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के बारे में आपको पता है कि इनमें जो अणुओं की व्यवस्था होती है वो निश्चित स्थान पे होती है। वो अपने ही जगह पे केवल कंपन करते हैं, गति नहीं करते हैं। तो अणुओं की स्थिति जो है वो नियत होती है। नियत होती है। वह केवल क्या करता है? अपने स्थान पर कंपन करता है। स्थान पर कंपन करता है। और जब वो अपने स्थान पे केवल अधिक से अधिक कंपन करेगा, अपने स्थान को नहीं बदलेगा, इसीलिए उसका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। अब दिमाग में आपके आएगा, क्वेश्चन हो सकता है कि वो क्यों उसका स्थान निश्चित होता है। तो उसका स्थान निश्चित क्यों होता है उसके बारे में हम कह सकते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल क्या होता है? अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? अंतरा आणविक बल कहते हैं। अंतरा आणविक बल ठोस अवस्था में सबसे अधिक, द्रव अवस्था और गैस अवस्था में उससे कम होता है। तो याद रखने वाली बात है कि जो अंतरा आणविक बल होता है या जिसे हम क्या कह सकते हैं? आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल द्रव व गैस अवस्था की तुलना में अधिक होता है। गैस अवस्था की तुलना में अधिक होता है।
इसी अंतरा आणविक आकर्षण बल के अधिक होने के कारण ठोस अवस्था क्या होती है, उसका अणु जो है नियत स्थान पे होता है, और जब नियत स्थान पे होता है तो उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। अब अगर हम बात करें अंतरा अणुक स्थान, आपने पीछे पढ़ा है कक्षा 11 में कि अणुओं के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है। दो अणु एकदम पूरी तरीके से संपर्क में नहीं होते हैं, उनके बीच कुछ रिक्त स्थान होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अंतरा अणुक स्थान। तो अंतरा अणुक स्थान ठोस और द्रव अवस्था की तुलना में कम होता है। तो अंतरा अणुक स्थान जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्टेट, हम इंग्लिश में भी आपको बात कर लें, अंतरा अणुक स्थान को क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्टेट, और इसे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। अंतरा अणुक स्थान क्या होता है, न्यूनतम होता है, और जिसके कारण हम कहते हैं कि उसमें इतना ज्यादा कम स्थान होता है कि उसको हम और नजदीक नहीं ला सकते हैं, और इसीलिए ठोस उसे कहते हैं क्योंकि उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये कुछ मुख्य बातें रही जिनको हम क्या कह सकते हैं कि ठोस अवस्था की परिभाषा में हम शामिल कर सकते हैं। तो बातों समझ में आई आपको बात? नहीं समझ में आई फिर से एक बार बता दें कि जो ठोस अवस्था होता है उसका आकार और आयतन निश्चित होता है, अणुओं की स्थिति नियत होती है, कहने का मतलब वो केवल अपने स्थान पर कंपन कर सकते हैं। अंतरा अणुक आकर्षण बल क्या है, वो द्रव और गैस अवस्था की तुलना में अधिक होता है, और अंतरा अणुक स्थान न्यूनतम होता है। न्यूनतम का मतलब ठोस और द्रव और गैस अवस्था की तुलना में। हम एक उदाहरण आपसे बात करें, जैसे आप कक्षा में जब क्लास रूम में बैठ के स्टडी करते हैं, उस समय टीचर आपको पढ़ाता है, और टीचर के कारण आप चाहे उसके पढ़ाने के कारण, पढ़ने की इच्छा शक्ति के कारण आप अपनी पोजीशन पे बैठे रहते हैं, और तब तक बैठते हैं जब तक कि टीचर आपको पढ़ाना बंद नहीं कर देता है। तो उस अवस्था में आपका जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सबकी पोजीशन फिक्स होती है, आपके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आपका पूरा ग्रुप जो जिस आकार में बैठा रहता है उसी आकार में रहता है। लेकिन जैसे ही टीचर पढ़ा के चला जाता, आप क्लास में क्या करते हैं, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, और उस अवस्था को हम द्रव के तरीके से मान सकते हैं। तो आकर्षण बल अधिक होने के कारण ये ठोस अवस्था की बात होती है। इसके अलावा कुछ और गुण, इनमें जो है तरलता नहीं होती है। तरलता का गुण नहीं होता है। तरलता का गुण मतलब बहने का गुण, फ्लो करने का गुण नहीं होता है। तरलता का गुण नहीं होता है। अगर हम बात करें तो तरलता का गुण, जैसे पानी आपने गिरा दिया वो फ्लो करके अपने आप बह जाएगा, गैस छोड़ दी वो अपने आप बह जाएगा, एक अपने स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। लेकिन ठोस की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब हम उस पर कोई बल लगाते हैं, तो तरलता का गुण नहीं होता। तो ये कुछ मुख्य लक्षण रहे ठोस अवस्था की। अब हम बात करेंगे ठोस अवस्था के प्रकार। ठोस अवस्था के प्रकार, ठोस कितने प्रकार का होता है? तो देखो, ठोस अवस्था के प्रकार को पहले जो है अणुओं की व्यवस्था के क्रम के आधार पे हम इसको दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन से? एक जिसको आप कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस या जिसे आप क्रिस्टल कहते हैं, और दूसरा इसी का उल्टा क्या कहेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस अंग्रेजी में हम आपको बता दें क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड।
और इसको कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीन ठोस और अक्रिस्टलीन ठोस, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो ये किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है? जो ठोस के कण होते हैं, कण का मतलब पार्टिकल, कण जो है वो अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। तो इन्हीं तीन में से कोई एक प्रकार का कण होगा और उन कणों की ज्यामितीय व्यवस्था के आधार पर हम उसे बांटते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। इनकी परिभाषाएं हम फिर आगे पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे, लेकिन इतना जानिए कि पहले ये दो प्रकार के होते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोस को फिर हम जो है वो चार प्रकार के बांट लेते हैं। किस आधार पे? अणुओं के मध्य या कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर, उनके मध्य किस प्रकार का आकर्षण बल लग रहा है, उसी के आधार पे हम उसे क्या कहते हैं, चार प्रकार बांटते हैं। पहला आयनिक ठोस। आयनिक ठोस जैसा नाम बता रहा है, आयनों के द्वारा बना होगा। कहने का मतलब घटक कण क्या होंगे, आयन्स होंगे, और आयन्स के बीच आप जानते हो कौन सा बल लगता है, विद्युत आकर्षण बल। तो आयनिक सॉलिड कह सकते हैं। दूसरा आणविक ठोस। आणविक ठोस जैसा नाम बता रहा है, इसमें अणुओं के मध्य वान डेर वाल बल लगता है और घटक कण क्या होंगे, अणु होंगे। इसको हम क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब आणविक ठोस को भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन सा? ध्रुवीय, दूसरा अध्रुवीय, और तीसरे पे आते हैं। तीसरे में ऐसे क्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे जिनमें हाइड्रोजन बंध, अणुओं के बंध क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध। तो तीसरे प्रकार का हो सकता है हाइड्रोजन बंध युक्त। आप जानते ही हो हाइड्रोजन बंध क्या होता है। ये खासकर ध्रुवीय यौगिकों के अणुओं के मध्य लगता है, जिसमें हाइड्रोजन किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों के परमाणुओं के बीच दुर्बल आकर्षण बल लगता है, उसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो आणविक ठोस तीन प्रकार के हो गए, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध युक्त। अब आते हैं तीसरे प्रकार के ठोस पे, क्रिस्टलीय ठोस पे, जिसे हम क्या कह सकते हैं, सहसंयोजक ठोस। जैसा नाम बता रहा है, सहसंयोजक ठोस, नाम के अनुसार कणों के बीच सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड लगेगा, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट सॉलिड। और लास्ट में चौथा जो आपका आता है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस जैसा नाम बता रहा है, धातुओं के कणों के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उसे हम धात्विक बंध कहते हैं, और इस प्रकार के जो ठोस होंगे उसे हम धात्विक ठोस कहते हैं। तो मुख्यतः ये धातुओं के ठोस अवस्था में पाया जाता है, और इंग्लिश में इसे कहते हैं मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड। तो इस प्रकार से ये क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के हैं, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में किसी प्रकार का कोई वर्गीकरण नहीं है। अब हम इन्हीं के आधार पे हम फिर से बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में तुलना पहले करने की, किस गुण के कारण हम उन्हें क्या कहते हैं,
क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं और किस गुण के कारण उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस पे जैसे हमने शुरू में परिभाषा के रूप में आपको बताया था, इनमें जो कणों की व्यवस्था होती है, कणों की व्यवस्था का मतलब किस क्रम में वो कण व्यवस्थित है, कणों की व्यवस्था निश्चित ज्यामितीय क्रम में होती है। निश्चित ज्यामितीय क्रम, ज्यामितीय क्रम का मतलब कोई ज्यामितीय आकृति होगी, जैसे घनाकार, कोण के आकार में, शंकु के आकार, कोई ऐसी आकृति होगी जिसको हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि इसके बारे में नहीं जानेंगे, हम कणों की व्यवस्था के बारे में आगे बात करेंगे अगली वीडियोज में। लेकिन यहाँ आप जानिए कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, कि वह ठोस जिनमें कणों की व्यवस्था निश्चित ज्यामितीय क्रम में होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और ठीक इसी का उल्टा क्या होगा, कणों की व्यवस्था अनिश्चित होती है, कणों की व्यवस्था अनिश्चित होती है, कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, अनिश्चित क्रम में होती है। अब अगले गुण की बात करते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनका गलनांक जो होता है वो तीक्ष्ण होता है। गलनांक कैसा होता है, तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण का मतलब क्या होगा, आप समझिए, जैसे मान लो कोई ठोस है जिसका कि गलनांक 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जब हम उस ठोस को गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, तो 69.9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होने तक वो कभी भी पिघलता नहीं है, द्रव अवस्था में परिवर्तन नहीं होता, ना ही उसकी ठोस की संरचना में होता है। लेकिन जैसे ही 70 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा तापमान, वो तुरंत उसका द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इनका गलनांक तीक्ष्ण नहीं होता है। मतलब जैसे ताप थोड़ा सा बदलेगा, उसकी भौतिक अवस्था में, ठोस अवस्था में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। जैसे हम एक उदाहरण की बात करें, आप मान लो लोहे का एक पीस रख दो और प्लास्टिक का एक ठोस अवस्था का सामान रख दो धूप में, आप देखेंगे कि जब धूप पड़ेगी उन पे तो धीरे धीरे उसका तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन लोहे की जो संरचना है उसमें कोई परिवर्तन, कोई मुलायम या कोई लचीलापन नहीं आएगा। लेकिन प्लास्टिक में क्या होता है, जैसे ही थोड़ी सी धूप पड़ती है उसका लचीलापन बढ़ जाता है, वो मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। इसका मतलब उसकी संरचना में परिवर्तन हो गया, जबकि उसका गलनांक नहीं है वो। तो उसी को हम कहते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक तीक्ष्ण नहीं होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी क्रिस्टलीय ठोस के किनारे को आप बड़ी तेज तीव्र चाकू से, तेज चाकू से आप काटते हैं, तो जो कटने पे जो सतह बनती है, सरफेस बनती है, वो बहुत ही स्मूथ होती है, चिकनी होती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में वो सरफेस चिकनी नहीं होती है, बल्कि रफ होती है, या यूं कह लें कि उभारदार होती है, लहरदार होती है। जैसे आप प्लास्टिक को काट के देखेंगे तो प्लास्टिक को जब काटते हैं तो जो कटने के बाद सतह बनती है, उसमें जो सतह होगी वो लगता है, आप उस पर फिंगर अपनी रगड़ें, टच करें तो आप देखेंगे कि उसमें थोड़ा सा लहरदार मालूम होता है। इसको हम कहते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो तेज चाकू से काटने पर सतह
चिकनी होती है, स्मूथ होती है। इसे हमने आपको बताया क्या कहते हैं भाई, इंग्लिश में क्लीवेज प्रॉपर्टी कहते हैं। और जबकि अगर हम यहां पे बात करें तो सतह क्या होगी, चिकनी नहीं होगी, सतह जो है उभारदार होती है, लहरदार होती है। तो इस तरीके से ये एक तीसरा अंतर है। जो एक और अंतर की बात करें, इसका हिंदी जल्दी नहीं मिलता है आपको, इसलिए हम इसको इंग्लिश में ही आपसे बात करेंगे। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अगर उनके कणों की व्यवस्था की बात की जाए तो एक प्रॉपर्टी होती है जिसे आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक कहते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। एनआइसोट्रॉपिक गुण दर्शाते हैं। ये क्या होता है अभी बताते हैं। और जबकि ये क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक गुण दर्शाते हैं। होता क्या है इस चीज को समझिए, ध्यान से यहीं पे देखिए। जैसे मान लो एक ये हमने क्रिस्टलीय ठोस ले लिया, इस क्रिस्टलीय ठोस में एक बिंदु से कई दिशाओं में मान लो हमने ऐसे लाइन खींच करके और कई पॉइंट्स निर्धारित कर लिए। इन पॉइंट्स पे अगर हम ठोस के कुछ गुण जैसे घनत्व, विद्युत चालकता, ऊष्मा चालकता, ऐसे गुणों का हम अध्ययन इन पॉइंट्स पे करें, पूरे ठोस की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि इन निश्चित बिंदुओं पे बात कर रहे हैं। अगर इन पे हम अध्ययन करते हैं तो अगर क्रिस्टलीय ठोस है तो आप पाएंगे कि हर बिंदु पे वो गुण का आंकिक मान अलग अलग होगा और इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं, एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी या गुण कहते हैं। और ये क्रिस्टलीय ठोस का होता है। जबकि अगर अक्रिस्टलीय ठोस है तो अक्रिस्टलीय ठोस में आप देखेंगे कि हर बिंदु पे समान वो गुण दर्शाते हैं। कहने का मतलब अगर हम इन अलग अलग बिंदुओं पे जैसे मान लो हमने कहा ए बी सी या डी ई एफ, अगर हम ए बी सी की तुलना करें या डी ई एफ की तुलना करें इन बिंदुओं पर किसी ठोस की विद्युत चालकता, ताप चालकता, घनत्व की बात करें तो हम देखेंगे कि उनके अलग अलग मान क्रिस्टलीय ठोस में आएंगे, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में उनके मान आपस में बराबर आते हैं। और अगर बराबर आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोट्रॉपिक गुण। तो ये जो दो लास्ट में हमने आपको गुण बताए हैं या तीन कह लो, ये तीन, क्योंकि हम कणों की व्यवस्था को देखने के लिए तो हमें काफी बड़े लैब की जरूरत होगी, लेकिन इनका हम अध्ययन जो है हम अपने छोटे लैब में भी कर सकते हैं और इस आधार पे हम बता सकते हैं, इन तीन गुणों के आधार पे कि कोई ठोस क्रिस्टलीय ठोस है या कोई ठोस अक्रिस्टलीय ठोस है। तो आज हम लोगों ने तीन टॉपिक पे पढ़ा। ठोस क्या होता है, ठोस कितने प्रकार के होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार हमने बताए हैं, उन प्रकारों के बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, उनके उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। आप तब तक इंतजार करिए अगले वीडियो का। आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। कमेंट, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट लिखें, उसका उत्तर
देने का प्रयास जरूर किया जाएगा। थैंक यू।